इवनिंग बच्चों, चलिए जल्दी से अपने वीडियोस ऑन करिए सब बच्चे, जल्दी से। सर मैं 5 मिनट्स में ऑन कर रही हूँ 5 वीडियो। मिनट कर दीजिएगा मैम, 5 मिनट्स में देख लीजिए सबका। संयम का वैसे तो अभी आया नहीं है, संयम का मैसेज आया था और किसी का मैसेज नहीं आया, तो आप एक बार ठीक है अपना सर। आप मैसेज देख लीजिए। हाँ जी ओके सर। बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी, हम आज पहुंच गए हैं अपनी लास्ट क्लास पे इस चैप्टर की। और आज हम दो टॉपिक्स करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। एक ये करेंगे और एक हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ये दो टॉपिक आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इस टॉपिक को लेकर ना बड़े सारे, जिसको कहते हैं अनक्लियर है, मतलब एक डाउट है कुछ स्कूलों में। मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, जो पहले जून की बात करें तो जून में जब इनका मई या जून में आया था ना कि ये कोर्स कट गया है आपके उसमें से, आपके सिलेबस में से, तो उसमें ये टॉपिक था। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने शायद एक और इशू किया, सिलेबस इशू किया एक, फाइनली उसमें ये भी ये टॉपिक था। तो बड़ी मतलब अनक्लियर सा है कि ये टॉपिक हमारे को करना है या नहीं करना। तो पहले तो मैंने जो वीडियोस अपने स्टूडेंट बच्चों को भेजे थे इस चैप्टर के, उसमें इस टॉपिक को मैंने नहीं करवाया। लेकिन जैसे कि सब कह रहे हैं कि ये टॉपिक है, काफी स्कूलों में करवाया है, तो हम इसमें ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे और हम इस टॉपिक को करेंगे। क्योंकि देखो ना भाई, अगर कहीं कोई चीज ऐसी है जिसके ऊपर मतलब डाइसी है थोड़े, तो इट्स बेटर कि आप एक्स्ट्रा ही करके जाओ, कहीं भी हमारा स्कोप ना बचे नंबर कटने का। मिलन, सुजल, वानी, अच्छा वानी, विश्वास, दिव्यांश, दिव्यांश, हाँ, समृद्धि, सब वीडियोस ऑन करिए अपने आप। ओके, तो ये हम अभी शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें तीन वर्ड्स आ रहे हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमने लास्ट क्लास में शुरू किया। कम्युनिकेशन में हमने देखा था कम्युनिकेशन होता क्या है, उसका प्रोसेस हमने देखा था। हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखी थी, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, ये सब देखा था। और हमने उसके बाद ये भी देखा था कि हम एक कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में कर लिया। लेकिन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं किया था, जो हम आज करेंगे। आज मैं आपको हर चीज का एग्जाम्पल लिखवाऊंगा कि कैसे एक कम्युनिकेशन अच्छी कैसे होती है, वो हमने पढ़ लिया। लेकिन एक कम्युनिकेशन खराब कैसे हो सकती है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और हम एक नहीं, हम 19 वेज देखेंगे जिस तरीके से एक कम्युनिकेशन को खराब किया जा सकता है। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि कम्युनिकेशन खराब कैसे होगी, तो हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। जब तक हमें बीमारी नहीं पता किसी चीज की, तो हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं कि कितनी तरीके की बीमारियां लग सकती है कम्युनिकेशन में, जो एक कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बना दे, जो एक कम्युनिकेशन को वीक कर दे। तो बच्चों, बैरियर्स का मतलब क्या है, जैसे हमने लास्ट क्लास में प्रोसेस किया था, उसमें एक टर्म आई थी नॉइस। तो बैरियर्स आर बेसिकली दोज नॉइस। अभी आप बुक को बिल्कुल बंद कर दो बच्चों, बुक नहीं खोलनी, ना ही आपको कुछ पढ़ना है, ना ही आपको देखना है। आप सिर्फ इधर ध्यान दीजिए मेरे एक एक वर्ड। तो नॉइस जो होती है, दैट इज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वो किसी भी स्टेज पे हो सकती है। वो सेंडर की स्टेज पे हो सकती है, रिसीवर की स्टेज पे हो सकती है, मैसेज की स्टेज पे हो सकती है, कोडिंग की स्टेज पे हो सकती है, डीकोडिंग की स्टेज पे हो सकती है, मीडिया की स्टेज पे हो सकती है। वो किसी भी स्टेज पे आपका एक बैरियर क्रिएट कर सकती है। ठीक है, अब बच्चों, जैसे हम सबको पता है कि जो हमारी बॉडी होती है, इसमें जो मैसेजेस हमारे ट्रांसमिट होती है, जो मैसेजेस हमारे बॉडी में ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन से सारे अलग अलग पार्ट्स पे पहुंचते हैं, वो काम करती है नर्व्स। और इसलिए नर्वस सिस्टम को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम मानते हैं अपनी बॉडी का। और अगर कहीं पे हमारा नर्वस सिस्टम, भगवान ना करे ऐसा हो, किसी कैसे कहते हैं ना, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, अगर किसी पर्सन का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाए, तो बेसिकली क्या होएगा कि जो उसका मैसेजेस है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, और मतलब वो बंदा कोलैप्स कर सकता है, कोमा में जा सकता है, बहुत सी आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बिल्कुल वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन किस चीज का रोल प्ले कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन प्ले कर रहा है एक नर्वस सिस्टम का रोल। और अगर इस नर्वस सिस्टम में कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज, कोई हिंड्रेंस, कोई रुकावट, कोई मतलब कोई भी तरीके की अड़चन आ जाती है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगी। हमारा वो नर्वस सिस्टम इनइफेक्टिव, मतलब जो इनफेक्ट वो है नर्वस सिस्टम, वो खराब हो जाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशन भी कोलैप्स कर सकती है। तो बेसिकली आज हमें वो सारी बीमारियां पकड़नी है जो एक कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बना सकती है।
ठीक है। अब जैसे हम बात करें बॉडी की, तो बॉडी में जैसे हमने बोला कि बहुत बीमारियां, सारी सब सब बीमारियों का नाम बीमारी है। देखिए अलग अलग तरीके की बीमारी है, कोई दिमाग की है, कोई फेस की है, कोई चेस्ट की है, कोई और नीचे पेट की है, कोई कहीं की है, कोई कुछ की है। लेकिन कहीं पे भी बीमारी हो, आपका नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है, कहीं पे भी कोई कोई प्रॉब्लम हो, आपका पूरा का पूरा बॉडी चलनी बंद हो सकती है। वैसे ही आज हम 19 बीमारियां पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को खराब कर सकती है। लेकिन उन 19 बीमारियों को हमने ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। ब्रॉडली हमने 19 बीमारियों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो बच्चों, आप लोग अभी अपनी बुक के पेज नंबर, जो आपकी बुक है 7.19 पे आ जाइए। 7.19 पेज नंबर पे आ जाइए। एक बहुत बड़ा फ्लो चार्ट है आपके सामने। हम आज इसी से पूरा पहले डिस्कस करेंगे, पहले आधा पौना घंटा हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम इसको रीड करेंगे। तो आज मतलब बहुत बहुत अच्छे से एक एक चीज का मैं आपको एग्जांपल लिखवाऊंगा। मैंने आपको एक मैसेज भी भेजा था कि सारे रियल लाइफ के एग्जांपल, आज से रिलेटेड एग्जांपल्स मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो अब देखिए, पहले देखिए ये टॉपिक है हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इसके नीचे 4 नाम आप देख सकते हो। सबसे पहला सिमेंटिक, दूसरा है साइकोलॉजिकल, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल एंड चौथा है पर्सनल। तो बच्चों आपके पास एक पेंसिल या पेन जो भी है वो आप रखिए। पहले आप बड़ा छोटा छोटा लिखना है आपको। मैं पहले आपको इन चारों तरीके की बीमारियां बता रहा हूँ कि सिमेंटिक कौन सी है, साइकोलॉजिकल कौन सी है, पर्सनल कौन सी है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमेंटिक। अभी लिखना मत, अभी समझना, अभी सिर्फ समझना भी लिखना। सबसे पहले बात करते हैं सिमेंटिक की। बच्चों, आप में से काफी बच्चों ने लास्ट क्लास मेरी अटेंड की थी। तो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हमने एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस किया था। और उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या स्टेप्स थे हमारे? पहले सेंडर होता है, फिर मैसेज होता है, फिर वो एक उसको एनकोड करता है, फिर क्या होता है, फिर वो डीकोड होता है। ये हमारा प्रोसेस था। तो एक बात आपको मैंने बताई थी कि चाहे आप कुछ भी कंप्यूटर पे टाइपिंग करो, कोई भी वर्ड की टाइपिंग करो, जो हमारा कंप्यूटर का सीपीयू होता है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, हमारा दिमाग और आपका दिमाग, मेरा दिमाग और आपका दिमाग ये बातें या ये शब्द नहीं समझ रहा, वो अपने ही लैंग्वेज में इस वर्ड्स को कन्वर्ट कर रहा है। तो इसको हम एनकोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम अपने मैसेज की, अभी लिखना मत, अभी सुनना, एनकोडिंग और डिकोडिंग में गलती कर देते हैं। मतलब कुछ बोलना कुछ था और बोल कुछ देते हैं, या हमारा दिमाग कुछ और गलत मतलब निकाल लेता है, कोई और मतलब निकाल लेता है, तो वो हो जाता है एक सिमेंटिक बैरियर। तो बेसिकली सिमेंटिक बैरियर किससे कंसर्न है, अभी मत लिखना, मतलब ये कंसर्न है एनकोडिंग से और डिकोडिंग से। और आपको पता ही होगा, आप में से शायद कुछ बच्चे आईपी सब्जेक्ट भी पढ़ते हो। अगर एक कॉमा की भी गलती हो जाए ना पूरे प्रोग्राम में, आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा, सॉफ्टवेयर लिख रहे हो आप, और उसमें कॉमा गलत लग जाए तो भी आपका प्रोग्राम चलना, मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका चलना बंद कर सकता है। तो वैसे ही एक वर्ड भी कम्युनिकेशन को उतना ही इनइफेक्टिव बना सकता है। तो अब आप लिखिए सिमेंटिक बैरियर्स के ऊपर छोटा सा लिखना, बिल्कुल छोटा छोटा लिखना। अगर आपकी राइटिंग बड़ी है तो आप इसको कहीं और लिखिए, रजिस्टर में लिखिए, कहीं और लिखिए, और उस पेज को यहाँ पे अटैच करिएगा। छोटा छोटा लिखना सिमेंटिक बैरियर्स के ऊपर कि बैरियर्स विच आर कंसर्न्ड विद coding, encoding and decoding of the communication. Barriers which are concerned with encoding and decoding of the message. Barriers concerned with encoding and decoding of the message. ओके, अब हम आगे चलते हैं बच्चों। जो हमारा सेकंड कैटेगरी ऑफ बैरियर्स है, ये कौन सी हमारी? साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो पहले समझना, अभी मत लिखना। साइकोलॉजिकल बैरियर्स बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है? आपके, अभी मत लिखना, माइंडसेट, आपके थिंकिंग प्रोसेस से, आपकी सोच से। तो आप क्या सोचते हो, आपकी वैल्यूज क्या, आपकी कितनी नॉलेज है, जब वो चीजें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में एक रुकावट पैदा करती है, तो वो होते हैं साइकोलॉजिकल। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये समझ से नहीं आया, मतलब कि क्या माइंड से कैसे, मतलब हमारी सोच से कैसे? तो हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आप लिखिए छोटा छोटा साइकोलॉजिकल बैरियर्स के ऊपर लिखिए, बैरियर्स रिलेटेड विद माइंड, माइंडसेट and thinking of the individuals. Barriers related with the mindset and thinking of the individual.
थर्ड पे चलते हैं, जो हमारी कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो कब जब आपकी सुनिएगा, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही कोई ना कोई ऐसी रुकावट पैदा कर रही है कि आप लोग फ्री कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बन जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अगेन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लिखिए बैरियर्स imposed by the barriers imposed by the hindrances imposed by the organization itself। ओके, अब आ जाइए बच्चों पर्सनल बैरियर्स में। पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं? देखो, दो लोग हैं कम्युनिकेशन में, एक सेंडर और रिसीवर। अभी सुनना, तो जब एक मतलब जो परसेप्शन होती है सेंडर की रिसीवर के लिए और रिसीवर की सेंडर के लिए, जो एक परसेप्शंस होती है, कभी कभी वो भी एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने से रोकती है। तो लिखिए यहाँ पे, बैरियर्स रिलेटेड विद द perceptions of the individuals towards each other। Barriers related with the perceptions of the individuals towards each other। अब आपके मन में डाउट आता है, सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। Barriers related with the perception, perception मतलब होती है जो हमने किसी के बारे में एक व्यू पॉइंट बना रखा है। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर फिर साइकोलॉजिकल और पर्सनल में फर्क क्या हुआ? एक ही बात तो हुई। देखो बच्चों समझना, साइकोलॉजी पहले बात करते हैं पर्सनल की। पर्सनल बैरियर्स में बात हो रही है सेंडर की क्या सोच है रिसीवर के बारे में, और रिसीवर की क्या सोच है सेंडर के बारे में। ये दो लोगों की आपस में क्या सोच है, ये है पर्सनल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में हो रही है कि सेंडर का स्टैंड अलोन, सेंडर की अपनी दिमाग की क्या परिस्थितियां है, और जो रिसीवर है उसकी दिमाग में क्या चल रहा है, आपस में एक दूसरे के लिए नहीं, ऐसे जनरली। जैसे मान लो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ और लेट अस अज्यूम कि कोई आप में से कोई बच्चा है जो मेरे बारे में कुछ एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट रखता है, तो वो इस कम्युनिकेशन को कैसे समझेगा कैसे नहीं समझेगा, ये हो गई पर्सनल बैरियर। और दूसरी क्या हो गई कि मैं इंडिविजुअली, मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है, ऐसे आप लोगों के दिमाग में भी बहुत कुछ चल सकता है, तो उसकी वजह से जब बैरियर्स हो रहे हैं तो वो हो गया साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल इज नॉट कंसर्न विद टू पीपल डायरेक्टली, वो इंडिविजुअल दो लोगों से कंसर्न है, और पर्सनल बैरियर्स आर कंसर्न विद टू पीपल डायरेक्टली। समझ में आ गई बच्चों बात? पहले आपको ब्रॉड क्लासिफिकेशन समझ में आ गई, अब हम एक एक करके करें। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज का, आपको पता ही है। एक एक करके शुरू करते हैं। अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, जब मैं बोलूंगा तभी लिखेगा। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। सबसे पहला है सिमेंटिक बैरियर्स में, हम ना आपको सारे स्लैंग्स में आपको दूंगा, ये सारा टॉपिक डिस्कशन के बाद। पहले हम आपको डिस्कस सारे टॉपिक्स के एग्जांपल्स बता रहे हैं। सबसे पहला है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। कोई भी मैसेज अगर हमने एक्सप्रेस ही गलत किया, अगर मैंने आप तक अपनी बात ही नहीं सही पहुंचाई, तो आप क्या खाक समझोगे? इसमें दो गलतियां हो सकती है, और समझना, अभी लिखना मत, मैं अपने आप शॉर्ट में लिखवा दूंगा। बच्चों आज से बात करते हैं, अभी 2021 चल रहा है, मैं आपको लेके चलता हूँ 2011 में। समझना, सुनना, ये मेरा पर्सनल एग्जांपल है, मेरी लाइफ का एग्जांपल है। तो बच्चों क्या था, 2010-11 का मेरा पहला बैच था जिसको मैंने बीएसटी पढ़ानी शुरू की थी। आपको पता था फिजिकल क्लासेस होती थी, बच्चे कम थे, पहले बैच में ज्यादा बच्चे नहीं थे, 30-40 बच्चे थे टोटल। तो बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है, और मतलब ऑब्वियसली आपके साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली वो पहला बैच था तो ज्यादा इंटरेक्शन होती थी, बच्चे कम थे तो ज्यादा इंटरेक्शन होती थी। तो हर बच्चे के साथ एक बहुत अच्छा, और मैं भी उस टाइम पे बहुत मतलब नया नया जोश के साथ था, तो काफी अच्छा बॉन्ड बन गया था मेरा बच्चों के साथ, और हम बहुत टाइम स्पेंड करते थे क्लासेस के बाद भी, यूज्ड टू स्पेंड। अब क्या हुआ, मैं मार्च की बात करता हूँ, मार्च 2011 में क्या हुआ, उनका एग्जाम से पहले की लास्ट क्लास थी बीएसटी की, फर्स्ट एग्जाम बोर्ड का बीएसटी का। तो हमने डिसाइड किया, मैंने उन बच्चों को बोला कि आपकी ना लास्ट क्लास कल होगी, मैं आपको टाइम मैसेज कर दूंगा, आज 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 शाम तक मैं टाइम मैसेज कर दूंगा, कल हमारी लास्ट क्लास होगी, हम छोटी मोटी सी पार्टी भी करेंगे। तो बहुत बढ़िया, बच्चे भी बड़े खुश थी कैसे करेंगे। और मैं अपने घर चला गया, बच्चे अपने घर चले गए। तो मैंने बच्चों को एक मैसेज भेज दिया, टुमारो क्लास एट 8। ठीक है, मैंने बच्चों को एक मैसेज भेज दिया, टुमारो क्लास एट 8। और मेरा कहने का मतलब था 8 AM, क्योंकि उस टाइम पे 7 बजे 8 बजे हम क्लासेस लेते थे। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने बड़ी कोई ऐसी बात कर दी जो बच्चों को नहीं समझ आएगी। तो मैंने 8 बजे का मैसेज भेज दिया कि कल सुबह 8 बजे क्लास है। मैंने सुबह मैंने लिख दिया टुमारो क्लास एट 8। और मैं बड़ा नए कपड़े वपड़े पहन के गया कि कल तो लास्ट क्लास है, पहले बैच के साथ एक होता है ना, फर्स्ट बैच है तो फोटो वोटो खिंचवाएंगे बच्चों के लिए। मैं गिफ्ट विफ्ट भी लेके गया थोड़े। और मैं अपना सुबह 7:45 बजे जाके इंस्टीट्यूट में बैठ गया। भाई टीचर मैं ही था और कोई था ही नहीं।
मेरे को बड़ा लगा था आज तो बच्चे आएंगे, ये वो खुश। 8 बज गए, कोई नहीं आया। कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। मैं मन में सोच रहा हूँ आज तो बच्चे भी तैयार हो रहे होंगे ना, मेरे लिए भी तो गिफ्ट ला रहे होंगे। तो 8:15 बज गए, कोई नहीं आया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चे सारे मेरे को सरप्राइज देंगे एक साथ। 8:30 बज गए, कोई नहीं आया। मैंने कहा नहीं, अभी भी उम्मीद है, आएगा आएगा। ऐसा नहीं, बच्चे केक बना रहे हैं ना, केक बना सकते हैं, मेरे लिए बना रहे हो। 9 बज गए, कोई नहीं। फिर मेरे को समझ आ गया कि भैया आज कोई नहीं आना, इतना ये मैं ही ज्यादा कनेक्शन सोच रहा था, बॉन्ड बॉन्ड कुछ बॉन्ड नहीं है, चलो निकलो यार। तो हम वहां से चले गए अपनी, मतलब फिर अपनी जो छोटा मोटा था अपने दोस्त को बोला चल यार चल, मेरा बड़ा मन खराब हो रहा है, घूम के आएगा कहीं। तो हम चले गए। और ऐसे ही शाम को मेरे पास फोन आता है 8 बजे, मैम का, रिसेप्शनिस्ट मैम का, सर आप कहाँ पर हो? तो भाई मैं कहीं पे भी हूँ, तुझे क्या मतलब मैं कहाँ हूँ? मेरा पहले आज मूड खराब है, मुझे मत पूछ कहाँ हूँ। तो कहती सर आपके बड़े सारे बच्चे आए हुए, आपके लिए बड़े सारे केक वेक भी आए हुए, आप कहाँ हो? तो मेरे को अब समझ आया कि दिक्कत क्या हो गई। मैंने क्या लिखा था मैसेज में, टुमारो क्लास एट AM, ओ सॉरी 8। तो मैंने 8 लिखा, AM PM मैंने लिखा नहीं। मेरी गलती थी, बच्चों ने PM समझ लिया, मैंने AM बोलना था। और कहीं ना कहीं मैसेज ही बैडली एक्सप्रेस, समझ में आ गई बात? तो बैडली एक्सप्रेस का देखो, ये सच्ची बता रहा हूँ, ये हुआ था मेरे साथ, ऐसा नहीं है नहीं हुआ था, ये हुआ मेरे साथ एक्चुअली में। तो ये बड़ा एक घटना घटी थी, ये हो गया एक। दूसरा, कभी कभी AM लिखना था और गलती से PM लिख दिया। और ये होता है फोन में बहुत ज्यादा, जो कभी कभी आपका फोन में ऑटो करेक्ट फीचर होता है ना, लिख कुछ रहे होते हो और लिख कुछ दिया जाता हो जाता है और वो चला भी जाता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। और वो मतलब समझ जाओ आप, कहीं कहीं दिक्कतें हो सकती है। मेरी तो बड़ी नोटी नोटी दिक्कतें हुई हुई है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो 2 चीजें लिखिएगा आप बैडली एक्सप्रेस मैसेज में, छोटा सा एरो बना के, छोटा सा। एक, ओमिशन। ओमिशन मतलब वर्ड यूज ही नहीं किया आपने, जैसे AM भी नहीं लिखा, PM भी नहीं लिखा, ओमिशन मतलब मिस हो गया। और दूसरा लिखेंगे रॉन्ग यूसेज ऑफ वर्ड्स, AM की जगह PM लिख दिया, PM की जगह AM लिख दिया। ठीक है ना, समझ में आ गया? आगे बढ़े, दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए? ठीक है, एग्जाम्पल आपको कोई अगर आपको लगे ना टॉपिक, कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो मुश्किल लग रहा है, उसका एग्जाम्पल आप शॉर्ट में लिख लो ना, वैसे बस आप सुनने में ध्यान दो। दूसरा है बेटा सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। इसका एक एग्जांपल तो मैं आपको नोट्स वाला दूंगा और एक एग्जांपल मैं दूंगा बिग बॉस वाला। देखो मैं बिग बॉस देखता हूँ, मेरा तो वो बड़ा फेवरेट है। मैं तो सारे सीजन उसके वो भी देख रहा हूँ, 13 भी चला रखा है मैंने तो वूट ऐप पे। मजा आता है वो टुहादा कुटुहाद, वो कौन थी उसमें पिछले वाले साल में। एनीवे, तो क्या है बच्चों, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स का आपको पता ही होगा, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं डबल मीनिंग। ठीक है, डबल मीनिंग बोलते हैं। तो अभी का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अली ने राखी सावंत को बोला आई वैल्यू यू। वो तो एज अ गुडविल जेस्टर, अली एक अच्छा लड़का है, कंटेस्टेंट है, का स्मार्ट है, काफी अच्छा खेल भी रहा है। तो अली ने जाके राखी सावंत के कंधे पे हाथ रखा और ऐसे कहता आई वैल्यू यू। अब राखी सावंत जहां से आती है और जिस तरीके की उसकी सोच है, उसके लिए वैल्यू का मतलब है सिर्फ कीमत। वैल्यू का मतलब उसके लिए इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो वो तो भड़क गई और कैमरा कहेगा कॉल द जीसस, कॉल द पुलिस, ये आदमी मेरी कीमत लगा रहा है, ये आदमी मेरी कीमत लगा रहा है। उसने पूरा का पूरा बवाल खड़ा कर दिया। लेकिन मेरा सवाल है, किससे पूछूं? ड्रोन, ड्रोन से पूछता हूँ। ड्रोन, यहाँ पे अली के क्या बोलने का क्या मतलब था? एज अ लड़का तू मुझे बता, अली क्या बोलना चाह रहा था? आई रिस्पेक्ट यू। आई रिस्पेक्ट यू, मैं तुम मेरे लिए तुम्हारी एक कदर, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, मैं तुम्हारी कीमत नहीं, मेरे लिए तुम प्रीशियस हो, एप्रिशिएट करता हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, उसने इस इंटेंशन से बोला आई वैल्यू यू, और सामने से बंदी क्या सोच रही है, तू मेरी कीमत लगा रहे भाई, ये तो मीट, यहाँ पे वो मीटू हो जाएगा यहीं पे। तो एक बात बताइए, एक वर्ड की वजह से पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन की क्या हो गई? वही हो गई जो आप सोच रहे हो। ठीक है ना, तो एक सिंपल वर्ड एक पूरी कॉन्वर्सेशन को खराब कर सकता है। ये तो हो गया रियल लाइफ एग्जांपल। अब मैं आपको बताता हूँ बुक का एग्जांपल, जो आपकी बुक का है वो भी सुन लीजिए। आपकी बुक में एक वर्ड को 3 सेंटेंस में यूज किया गया है, मैं आपके सामने यूज करूंगा। आप मुझे बताओगे इस वर्ड का इस सेंटेंस में क्या मतलब है। मान लीजिए एक बंदा एक ज्वेलरी शॉप पे जाता है और वहां पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग। तो मेरा सवाल आप लोगों से ओपन, यहाँ पे वैल्यू का क्या मतलब? प्राइस। कॉस्ट, समझ में आ गया? फिर एक बंदा अपने फ्रेंड को कहता है आई वैल्यू आवर फ्रेंडशिप, यहाँ वैल्यू का क्या मतलब है? रिस्पेक्ट। एप्रिशिएट, रिस्पेक्ट, यही सब। और तीसरा है, मान लीजिए मैं जाता हूँ एक कंप्यूटर लर्निंग इंस्टीट्यूट में, और वहां पे लिखा हुआ है बेसिक कोर्स ऑफ कंप्यूटर 10,000 रुपीज लिखा हुआ है।
या आप जाते हो किसी भी बीबीए एंट्रेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहां लिखा हुआ है बीबीए एंट्रेंस कोचिंग 22,000 25,000, तो आप उनसे पूछते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लर्निंग दिस कोर्स, तो यहाँ पे वैल्यू का क्या मतलब? इम्पोर्टेंस, अपॉर्चुनिटी, यूज, मुझे क्या मिलेगा आपसे ये कोर्स लेके, कॉस्ट तो आपको दिख रही है वहां पे। तो देखिए एक वर्ड वैल्यू 3 सेंटेंस में यूज हुआ और तीनों सेंटेंस में उसका मतलब बदल गया। जैसे पहला क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग, वहां पे वैल्यू का क्या मतलब हो गया, कॉस्ट। आई वैल्यू आवर फ्रेंडशिप, यहाँ वैल्यू का क्या मतलब हो गया, प्रीशियस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लर्निंग दिस कोर्स, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा अगर मैं आपसे ये कोर्स करता हूँ। आपके पास आईएमएस का फोन आ रहा है, प्रथम का फोन आ जाएगा कि आप ये कोर्स एनरोल कर लो, तो आप उनसे पूछ सकते हो ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लर्निंग दिस कोर्स, मुझे क्या मिलेगा। तो वो आपको बोल सकते हैं, बताएंगे कि आपको बीबीए एंट्रेंस में बड़ी मदद मिलेगी, एक्सेट्रा। समझ में आ गया दोनों, ठीक है ना। एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में लिखा हुआ ये वाला एग्जांपल, बाकी साउंड वाला बाद में लिख लेना अगर आप लिखना चाहो तो। जब आप इसको आज ही क्लास के बाद पढ़ोगे, देखो एक प्रॉमिस चाहिए मुझे आपको, आज ही क्लास के बाद आप इस टॉपिक को पढ़ोगे और अपनी लैंग्वेज में जो जो आपको लिखना है वो आप इसको लिख लेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, फॉल्टी जो हमारा है, फॉल्टी ट्रांसलेशन, बहुत ही सिंपल है, इसका कोई ऐसा एग्जांपल की जरूरत नहीं। आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर जो है वो अलग अलग लैंग्वेज से होते हैं, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज के होते हैं। उनके बीच में किसको रखा जाता है, उनके बीच में रखा जाता है एक ट्रांसलेटर को। वो ट्रांसलेटर उनकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। अगर वो ट्रांसलेटर प्रोफिशिएंट नहीं है, दोनों लैंग्वेजेस में वो प्रोफिशिएंट नहीं है, जो सेंडर की और रिसीवर की, तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो बड़ा सिंपल है, इसमें इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने ये अपना एग्जांपल देता हूँ, फिर बुक का भी दूंगा। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, मान लीजिए आज मैं सुबह मैंने मैम को फोन किया और रिसेप्शनिस्ट मैम को, मैंने उनको बोला मैम ये काम, मैंने उनको बताया, मैंने बोला मैम प्लीज कंप्लीट दिस वर्क, ठीक है, मैंने ये बोला प्लीज कंप्लीट दिस वर्क, तो वो कहती ओके सर। उन्होंने भी फोन रख दिया, मैंने भी फोन रख दिया, मुझे लगा कि शाम तक आज काम हो जाएगा। फिर शाम को 6 बजे या 7 बजे आपकी क्लास से पहले मैंने फिर मैम को फोन किया, मैंने कहा मैम वो रिपोर्ट मैंने जो आपको बनाने को दी थी, जो काम मैंने दिया था, प्लीज वो मेरे को भेज दो। तो मैम मेरे को कहती सर अभी थोड़ी ना बनी है। मैम आपने सुबह ओके कहा, फिर अभी क्यों नहीं बनी? कहती सर ओके कहा, आपने कहा था प्लीज कंप्लीट द वर्क, ये थोड़ी ना कहा आपने कि आज ही करना, आपने कहा प्लीज कंप्लीट द वर्क, मेरे को लगा आपने कहा होगा कि 1-2 दिन में कर दूंगी, मैं कर दूंगी। अब देखा जाए तो गलती तो उसकी भी नहीं है यार, प्लीज कंप्लीट दिस वर्क का मतलब क्या है, इस काम को कंप्लीट कर दो। और देखा जाए तो गलती मेरी भी नहीं है, मेरे को लगा इस काम को कंप्लीट कर दो का मतलब है इस काम को कंप्लीट कर दो, अगर मैं आज फोन करके कह रहा हूं तो इसका मतलब है आज कर दो। और आपने सोच लिया कि इसका मतलब है कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, काम कंप्लीट होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, कभी कभी हम जब कुछ एक लाइन बोलते हैं तो ना उसमें हम एक अंडरलाइन एजम्पशन मान लेते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ इसका ये मतलब बनता है, लेकिन जो सुन रहा है वो भी अपनी एक सेकंड भूमिका, मेरे को पता है आपका डाउट भी क्या है, तो पहले मैं कर दूं कंप्लीट, शायद आपका डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन जो मैं बोल रहा, जो सुन रहा है वो भी एक अजम्पशन बना देता है। अब दिक्कत क्या आती है, जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों की अजम्पशन अलग अलग हो जाती है, तो वो दिक्कत आ जाती है, जैसे इसमें हुआ। अब ये एग्जाम्पल था, पहले मैं भूमिका के शायद डाउट यही है कि सर, मैं लेबल पूछ भी लूंगा आपसे कि सर इसमें और सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग में क्या फर्क है, एक ही जैसे लग रहे हैं ये तो बेटा इस मतलब अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसमें पूरी एक स्टेटमेंट की बात हो रही है कि मैंने एक स्टेटमेंट बोली, उसका ये मतलब निकलता है मेरे हिसाब से, और एक बंदे ने उसको सुना और उसने इसका ये मतलब निकाला। लेकिन सिंबल्स में हम एक वर्ड की बात करते हैं, पहले तो ये पॉइंट है। भूमिका आप पूछो, आपका क्या डाउट है? सर हम इसमें भी तो कह सकते हैं कि हमने ओमिशन कर दी। ओमिशन भी देखो, आप इसको, हाँ आप इसको देखा जाए तो सिमेंटिक बैरियर ही है, लेकिन अगर आप इसको ओमिशन की बात करती हो, हाँ इसको ओमिशन से भी कह सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे को क्या लग रहा है कि मैंने एक पूरी सेंटेंस बोला है और उसमें तो एक्चुअली में हो गया 8 PM 8 AM, गलती है। लेकिन मेरे को क्या लग रहा है कि मैंने बोला आई प्लीज कंप्लीट दिस वर्क, इसमें और कुछ जरूरत ही नहीं थी, इसमें मेरे हिसाब से वो आ गया इसमें कि सब मतलब आ चुका है कि आज इस काम को कंप्लीट करना है। लेकिन हाँ आपके पॉइंट से देखा जाए तो इसको ओमिशन वाला भी कह सकते हैं, इट कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड एज बैडली एक्सप्रेस मैसेज, ठीक है। मैं चलो एक और एग्जांपल समझाता हूं, ये तो हो गया मेरा एग्जांपल, अब मैं आपको बुक का एग्जांपल समझाता हूँ। बुक में आपका एग्जांपल दे रखा है कि एक कंपनी है, उसमें मान लीजिए उसमें एक मैनेजर ने एक सबऑर्डिनेट से बोला कि आज हमारे साउथ अफ्रीका से, आपको पता ही साउथ अफ्रीका में लोग कैसे रहते हैं, पत्ते पुत्ते पहन के रखते हैं, झिंगा झिंगा करते रहते हैं, तो साउथ अफ्रीका से हमारे एक कोलीग आने वाले हैं, एक हमारे डेलीगेट है, तो उनको हमारे यहाँ की भाषा नहीं पता, उनको यहाँ का कुछ बड़ी दिक्कत है। तो आप क्या करोगे, आप उनके एक तरीके से कहते हैं ना, उनका एक हेल्पिंग हैंड बन के रहोगे,
वो आप उनको पहले एयरपोर्ट से पिकअप करोगे, फिर आप उनको होटल तक लेके जाओगे, उनके साथ ही होटल में रहोगे। ये नहीं कि उनके साथ ही रहना, दूसरे कमरे में रह लेना, ये सब था। आप उनके साथ रहोगे, उनको हर चीज दोगे, जो भी उनको खाना चाहिए या जो भी चाहिए, और कल सुबह उनको अपने साथ फैक्ट्री में लेके आओगे। ये बोलना था मुझे। तो मैंने अपने एम्प्लॉय को बोल दिया, प्लीज टेक केयर ऑफ द गेस्ट। मेरे को लगा इस लाइन में सब आ गया कि उसको टेक केयर का मतलब है उसको लाना है, उसके साथ उसको होटल तक छोड़ के आना है, उसकी एंटरटेनमेंट का साधन बनना है, उसके लिए खाना इंतजाम करना है। मेरे हिसाब से सब कुछ आ गया, मेरे हिसाब से, ठीक है। अब एम्प्लॉय ने क्या सोचा, टेक केयर का मतलब है इसको लाना है और होटल तक छोड़ के आना है। तो एम्प्लॉय ने अपना फर्ज निभा दिया, लाया, होटल तक ड्रॉप कर दिया, और वो कहता ठीक है सर, मैं कल अब आपसे मिलूंगा, मैं आपको कल पिकअप करूंगा। वो अपने घर चला गया। सुबह जाके वो होटल में पूछता है कि वो गेस्ट थे, वो कहाँ चले गए। तो कहता सर आपके गेस्ट, रिसेप्शन वाली बोलती, सर आपके गेस्ट बड़ी ओछी ओछी गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे, रात को खाने पता नहीं क्या मांग रहे थे, गंदी गंदी इशारे कर रहे थे हमारी फीमेल उनके साथ, एम्प्लॉइज के साथ, तो हमने उनको यहाँ से रिपोर्ट कर दिया, वो वापस साउथ अफ्रीका चले गए। मतलब कहने का मतलब इन शॉर्ट, उनको दिक्कत हुई यहाँ पे थोड़ी सी, तो उनको बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ, वो यहाँ से चले गए। अब दिक्कत क्या हुई बच्चों, सेंडर और रिसीवर की खुद की अपनी एक एजम्पशंस की वजह से सफर किसने किया, कंपनी ने सफर किया, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ा डेलीगेट था, बहुत अच्छा ऑर्डर मिल सकता था, वो हमारा चला गया। अब देखो, अब ओमिशन वाली जो बात भूमिका कह रही है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, देखा जाए तो दोनों ही सिमेंटिक बैरियर है, बट यहाँ पे भी बात क्या है, यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट बोला गया है जिसमें एक एजम्पशन मैं अपनी निकाल रहा हूँ और एक एजम्पशन आप अपनी निकाल रहे हो, और वो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं किसी को टाइम बताता हूँ, तो यू कैन नॉट टेल टाइम विदाउट एएम और पीएम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टाइम के साथ वो एएम पीएम चलता है, जाता है, तो आप नहीं बता सकते, तो वो ओमिशन है। लेकिन यस यू कैन से प्लीज टेक केयर ऑफ द गेस्ट इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ, बट इट कैन हैव डिफरेंट assumptions। तो ये इसलिए अनक्लैरिफाइड assumption में। बताइए किसी को डाउट तो नहीं है? दोनों एग्जांपल समझ में आ गए, एक रियल लाइफ वाला और एक जो बुक वाला है। ओके, आगे चलते हैं बच्चों, टेक्निकल जार्गन में चलते हैं। मैं सर एक आपसे और जनरली एक था। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ जी, भूमिका बोलो। सर जो आपने वो वैल्यू वाला एग्जांपल दिया था, वो फिर पर्सनल बैरियर भी तो हो सकता है कि मेरा वैल्यू कहने ओके, का कुछ। ये बिल्कुल सही है, ये मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ। आप अभी रुक जाओ, पर्सनल बैरियर करा के मैं आपके क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, और अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे ले आना। अच्छा बच्चों, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कोई दुख मनाए, लेकिन मैं जनरली आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों के घर में किसी को नियर नियर फैमिली जो होती है ना, क्लोज फैमिली, क्या उसमें किसी को कोविड हुआ? ऐसी मैं पूछ रहा हूँ, क्या ड्रोन को हुआ है? ड्रोन को खुद को हुआ है क्या? हुआ है ड्रोन को? नहीं सर, अभी तूने हाथ क्यों उठाया था, फिर ऐसे क्या कर रहा था? मैंने कहाँ करा सर, वो सर तो क्या। किसी को हुआ है वैसे, किसी के, किसी आप में? अच्छा, क्या ऐना को हुआ है? खुद आपको खुद को हुआ है? मुझे नहीं हुआ, मेरी मॉम डैड एंड सिस्टर तो ने आप कैसे बच गई, मतलब जिसको घर में हो रहा है? क्योंकि मेरे ससुराल में, मतलब मेरे इन लॉज के, मेरी मदर इन लॉ को हुआ, फादर इन लॉ को हुआ, मेरे साले साहिबा को, साले को भी हो गया, साली को भी हो गया, तो चारों को हो गया था वहां पे। तो मैं, तो ऐसे आप कैसे बच गए, मतलब ये मतलब अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है बेटा, क्या हुआ था आपके पापा को, कौन सी बीमारी हुई थी? कोविड हुआ था सर। अच्छा, कोविड हुआ था? पक्का पता आपको कोविड हुआ था उनको? यस कोई और सर। बीमारी तो नहीं थी? नहीं नहीं, पक्का कोविड? कोविड क्या है? सर, कोविड वायरस। है क्या, मतलब कोविड क्या है मतलब? वायरस। वायरस, क्या नाम है इसका, कोविड वायरस का? कोरोना वायरस सर। कोरोना वायरस। अब मैं आपको बताऊं आपके पापा को क्या हुआ था। आपके पापा को हुआ था ऑर्थो कोरोना विरिने। आपके पापा को हुआ था ऑर्थो कोरोना विरिने, ये नाम है इस बीमारी का। लेकिन अगर आपके पापा को डॉक्टर बोल देता आपको ऑर्थो कोरोना विरिने हुआ है, वो तो हॉस्पिटल आए, मेरे को क्या हो गया, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहते कि नहीं कहते? तो इसलिए उनको बोला है कि आपको कोविड हुआ है, आप घर जाओ, क्वारंटाइन हो जाओ, बच्चे से दूर हो जाओ, बीवी से दूर हो जाओ, ठीक हो जाओगे, यही बोला, काम खत्म। कहने का मतलब क्या है बच्चों, हर चीज का ना एक टेक्निकल वर्ड होता है। अच्छा, आपको मैं ये सच्ची मैंने आज ही देखा कि कोरोना को भी हमने क्या बोल दिया है, कोविड। कोविड मतलब कोरोना वायरस डिसीज। अगर आपको पता हो कोविड की फुल फॉर्म क्या है, कोरोना वायरस डिसीज। लेकिन असली नाम इसका ये भी नहीं है, आज मैंने गूगल में किया आपको पढ़ाने के लिए, इसका असली नाम है ऑर्थो कोरोना विरिने। ठीक है, तो अब अगर आप किसी को बोला जाए कि आपको ऑर्थो कोरोना विरिने लिया, पहले इसका खौफ है, वो तो वहीं पे आधा हो जाएगा, भाई मैं नहीं बच सकता, तुम मुझे छोड़ दो, तुम जाओ, जाके रह जाओ अपने, है ना। अब आपको बताता हूँ, एक छोटी सी बीमारी होती है, बहुत छोटी, शायद बहुत ही छोटी बीमारी है, इसका नाम है साइनस। आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, नाक में कुछ हो जाता है, बढ़ जाता है, उससे लोगों को कोल्ड कफ रहने की बीमारी होती है।
देखिए आपको पता है साइनस का असली नाम क्या हड्डी है? टेढ़ी होती है जी उसमें। भूमिका सर उसमें नोज की जो बोन होती है वो टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी हो जाती है, कुछ ऐसे मतलब उससे कोल्ड कफ रहता है, बट इट्स अ कॉमन डिजीज है, ऐसा कुछ बड़ी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए उसका नाम असली में बीमारी का नाम है साइनोसाइटिस, ये नाम है उसका। अब अगर आपको डॉक्टर बोलेगा आपको साइनोसाइटिस हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई मैं छोड़ो भाई, अब मैं नहीं बचूंगा, अब तुम जाओ खत्म। तो कहने का मतलब क्या है कि अपनी सुपियोरिटी दिखाने के लिए कभी कभी हम गलती करते हैं और हम कहीं ना कहीं टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं, जिससे हाँ आप सुपीरियर तो दिखोगे, लेकिन क्या सामने वाले को समझ आया? अब मैं ऐना से पूछा था आपके पापा को ऑर्थो कोरोना विलीने हुआ? नहीं सर ये नहीं हुआ, कोविड हुआ था सर, कोविड हुआ था सर, ऑर्थो कोरोना विलीने नहीं हुआ सर, ऐसी बात मत करो, कोविड हुआ था। तो उसको पता ही नहीं है कि वो एक ही चीज है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। तो कहने का मतलब क्या है कि टेक्निकल जार्गन्स, अब डॉक्टर आपस में अगर बात करेंगे, मान लीजिए कोई डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात करे, तो हो सकता है वो बोले ऑर्थो कोरोना विलीने के लिए ये वैक्सीनेशन है या ये है, वो बात नहीं करेंगे कोविड में, वो ये लैंग्वेज यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे सुनने वाला और बोलने वाला दोनों समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लेमैन से बात करते हैं तो वी शुड अवॉइड सच लैंग्वेज, जो सच वर्ड्स जो कि दूसरे को समझ नहीं आते। जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट है बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर डिकोडिंग। इसका एग्जांपल तो अभी अभी बनाया मैंने। ड्रोन साहब मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा ना वो कर रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट। पहले तो इनका कॉफी नहीं खत्म हो रही थी, और आपको पता है शाम को 7 बजे के बाद तो मतलब शौक आता है अपने आप, पीनट्स वगैरह खोलने का शौक आता है। तो पहले तो भाई कॉफी पिया जाए, तो चलो मैं बड़ी देर से मैं अपना मन रोक के बैठा था। और स्मार्टनेस तो मतलब भगवान ने भरी पड़ी है ना, कूटी हुई है इसके अंदर। तो गंदे गंदे हरकतें करे जा रहे हैं, कभी ऐसे लेट रहा है, कभी ऐसे लेट रहा है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर डिकोडिंग का क्या मतलब होता है? बड़ा सिंपल मतलब है, जितना हम मुंह से बोलते हैं उससे ज्यादा हमारी बॉडी बोलती है। अब मैं पूछ रहा हूँ, लेट अस अज्यूम मैं पूछ रहा हूँ किससे, मान लो कोई भी है, ये यश गुप्ता भी आया हमारे पास, कोई भी है, मैं पूछ रहा हूँ भाई तू देखो नींद तो नहीं आ रही? अरे कहा आ रही है ऐसे, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं मतलब ऐसी गंदी आप हरकतें करोगे। तो आपको ये देखना है कि जो आप मुंह से बोल रहे हो और जो आपकी बॉडी कम्युनिकेट कर रही है, उनके बीच में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी और मुंह से जो आप बोल रहे हो, बॉडी से जो बोल रहे हो, अगर उनके बीच में आपकी सिमिलैरिटी नहीं होगी, तो भी हमारी कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी? वीक पड़ जाएगी। बताइए समझ में आ गए सारे पॉइंट 6 के 6? ये हो गए हमारे आज सिमेंटिक बैरियर्स। अब आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स में। सबसे पहला साइकोलॉजिकल बैरियर जो आपके नोट्स में दे रखा है वो है प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, और इसको मैं समझाता हूं अगेन अपनी एग्जांपल से। बच्चों बात करते हैं अगेन कौन से बैच की, 2011 10-11 की। तो जैसे मैंने आपको बताया उनका 3 मार्च को, सुनना, 3 मार्च 2011, जब आप 10-10 साल के रहे होगे शायद, 3 मार्च 2011 को, नहीं उससे भी कम, 6-7 साल के रहे हो गया, तो उनका एग्जाम था बोर्ड्स का, पहला एग्जाम था बोर्ड्स का बीएसटी। और हमारी आज मान लीजिए आज चल रही है 26-27 फरवरी की। तो मैंने बच्चों को बोला क्लास में, फिजिकल फेस टू फेस क्लास में, कि बच्चों 1 तारीख को, मैं सुनना मेरी बात को सुनना, बट जैसा आप ही हो, मैंने बोला बच्चों 1 तारीख को सुबह आपकी 9 बजे क्लास लूंगा वहां से ड्रोन। और चुप कर, खत्म, पूरे साल तूने लेके क्लास लेके एक दिन भी चैन ना करे, 3 तारीख को एग्जाम है हमारा। फिर इसने क्या कहा, दोस्तों को बोला बेटा गेट बंद कर, आज इसको ले खोपचे में, अब कोई फायदा नहीं है, बस पढ़ा लिया इसने जो पढ़ाना था, आज इसको खोपचे में ले, इसको सिखाते ज्यादा, रोज 2-2 घंटे की क्लास फेल देते हैं, चलो ठीक है अब तो चलो एंड आ गया, अब तो छोड़ दे। फिर मैंने किस तरीके से बोलने की कोशिश की कि 1 तारीख को आपकी क्लास है। इसने 1-2 मेरे को मारने की भी कोशिश की, तो मैंने जल्दी से मैंने किसी तरीके से बोलने की कोशिश की कि 1 तारीख को आपका एक क्लास है और मैं आपको पेपर बताऊंगा जो बोर्ड में आएगा। फिर ड्रोन, गलती हो गई, पैर कहाँ है सर आपके, पैर कहाँ है सर, मैं तो आपका बच्चा हूँ, आपके लिए मैंने गलती मजाक करा था। मैं तो सर सब बच्चे 1 तारीख को आएंगे, सुबह 9 बजे यहाँ मिलेंगे सर, आपको चिंता मत करो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मतलब कभी कभी क्या होता है, हम बोलने से पहले ही अपना मतलब जोड़ने की कोशिश करते हैं। सामने वाला बोल कुछ रहा है, हम पहले ही मतलब जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। तो इट इज अ वेरी बैड क्वालिटी एंड इट इज मतलब सब में ही होती है। हम कहीं ना कहीं हम लोग सभी लोग ऐसे गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें पहले सुनना चाहिए, फिर समझना चाहिए और फिर रिएक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि सुना है ही नहीं पहले रिएक्ट। तो इट्स अ वेरी कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर। आगे चलते हैं।
मैं बोल रहा हूँ इस वक्त, और इस वक्त भूमिका का फोन आ गया था, अभी अभी आया था 1 सेकंड पहले, तो वो चाहकर भी नहीं सुन सकती। लेकिन इसका एग्जाम्पल ये तो अभी बनाया। मेरे को आज मेरी वाइफ ने मेरे को एक वीडियो शेयर किया, आप लोगों ने भी सुना होगा, श्वेता का। कुछ पता है श्वेता के साथ क्या हुआ है? अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि श्वेता की चल रही थी जूम क्लास, और श्वेता अपनी बंदी फ्रेंड से बात कर रही थी कि एक लड़के ने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी जो नहीं बताया, वो श्वेता को, और वो बात 111 लोगों को पता चल गई। तो आप मुझे बताइए, जब उसकी दोस्त सहेलियां कह रही थी श्वेता प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, तो श्वेता कहाँ थी? श्वेता ने माइक ऑफ क्यों नहीं किया? 2 मिनट की पूरी कॉन्वर्सेशन श्वेता ने सुनाई है, बस उस लड़के का नाम ही रिवील करना रह गया था, बस खत्म ही हो जाता वो तो मेरे बात बताइए, लैक ऑफ अटेंशन। मैं बोले जा रहा हूँ, आपका दिमाग कहीं और है, तो आप क्या सुनोगे मेरी बात को? तो देखो, आपका मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, आपका बस दिमाग कहीं और है। तो दैट इज व्हाट इज साइकोलॉजिकल बैरियर, लैक ऑफ अटेंशन। समझ में आ गया? देखो एग्जांपल कितना बढ़िया इसका तो मिला मेरे को। एक बार ना थर्ड को छोड़ दीजिए, फोर्थ पे चलते हैं, डिस्ट्रस्ट। अगेन मेरे मन में भी डाउट आ रहा है कि ये डिस्ट्रस्ट यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर्सनल में आना चाहिए था। उसका आंसर मैं बाद में दूंगा। एक बात बताइए, अगर मेरा आपके बारे में, मैं आप पे विश्वास नहीं करता और आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते नॉर्मली जनरली, तो क्या मैं अगर आपके लिए कुछ बोल, मतलब मान लो आपका आपको आप अपने मम्मी पापा के ऊपर विश्वास नहीं करते, या आपके मम्मी पापा आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, कोई भी बात है, तो अगर आपके मम्मी पापा आपके लिए कुछ अच्छी बात भी बोलेंगे, तो क्या आप उसको समझोगे? नहीं समझोगे। अगर आपको आपके सर अच्छे नहीं लगते, या मैम अच्छी नहीं लगती स्कूल की या कहीं की भी, तो वो आपके भले की भी बात करेंगे, तो आपको क्या लगेगा? ये हमारा भले की बात नहीं कर सकता। तो डिस्ट्रस्ट इज अ वेरी कॉमन थिंग, कि जब आप दो लोगों का आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हम एक कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, अब चलते हैं इसका लास्ट जो है, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। तो इसमें दो है, एक है पुअर रिटेंशन और एक है लॉस बाय ट्रांसमिशन। तो पहले पुअर रिटेंशन की बात करते हो, तो आपको समझ आई क्या? हमारा दिमाग सिर्फ उसी चीज को रिटेन करता है जो वो करना चाहता है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं जो अभी अभी मैंने बनाया। अगर मैं लास्ट क्लास में ये बोलता कि आज क्लास नहीं है, तो बच्चे किसी का मैसेज नहीं आता मेरे पास पूछने के लिए कि आज क्लास है कि नहीं, क्योंकि सब बच्चों को पता होता है कि आज क्लास नहीं है। लेकिन मुझे एक बच्चों आपसे एक बात पूछनी है, क्योंकि ये आप में से किसी ने मुझसे नहीं पूछी, क्या हम कुछ भूल तो नहीं रहे? आज कुछ होना था सुबह जो नहीं हुआ, कोई बताएगा क्या होना था आज जो नहीं हुआ? क्रैश कोर्स वाले बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, स्टाफिंग का टेस्ट। तो किसी ने पूछने की जरूरत भी नहीं रखी कि सर आज स्टाफिंग का टेस्ट रखा था आपने, 1 बजे था, तो किसी ने ये नहीं सोचा कि 1 बजे मैं सर से पूछ लूं, सर लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज, क्योंकि तो आपको बताया जी आपने टाइम नहीं बताया था, आपने कहा तो आपने भी तो नहीं पूछा ना, मैं तो भूल सकता हूँ। आपको पता ही है कि मैं तो भाई लाइफ है, बच्चे है, ये है वो है, बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों ने भी जरूरत नहीं समझी, क्योंकि आप तो याद ही नहीं रखना चाहते। टेस्ट जैसी चीजें थोड़ा ना रखी जाती है। अब मैं अगर आज एक गुड न्यूज दूं आपको कि संडे को आपकी क्लास नहीं है रेगुलर बैच की, तो मेरी मतलब कोई बच्चा नहीं पूछेगा। मान लो गलती से मैंने एक सेंड भी कर दिया कि मैंने क्लास लेनी है, तो मैसेज आ जाएगा, कैसे ले रहे हो क्लास? मना कर दिया था आपने, हमने अपने प्रोग्राम बना लिया था, हमने अपना बना लिया, हम क्लास में नहीं आएंगे। कहने का मतलब क्या है? हमारा दिमाग सिर्फ वही चीजें रिटेन करता है जो वो करना चाहता है, जो वो नहीं रिटेन करना चाहता वो उसको रिटेन करता है। एक तो ये पॉइंट है, और इसी में एक दूसरा पॉइंट है। अगेन मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकल बैरियर में नहीं आना चाहिए था। मान लीजिए मुझे एक चीज पहुंचानी है, बात सिया तक, एक बात मेरे को सिया तक बोलनी है, बड़ी सिंपल सी बात है, और बीच में मान लीजिए है कोई भी, मान लीजिए वानी है या कोई भी एक बच्चा है, तो मैंने वो बात वानी को बताई और वानी को आगे कन्वे करनी थी वो सिया को। अब मैंने बड़ी क्लियर बात वानी को बताई, लेकिन वानी का दिमाग कहीं और, वानी का दिमाग कहीं और था, तो उसने वो बात सिया तक गलत पहुंचा दी। तो लॉस बाय ट्रांसमिशन, मुझे लगता है ये लॉस बाय ट्रांसमिशन यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहाँ आना चाहिए था वो पहले बताइए। इतना समझ में आ गया? चारों पॉइंट समझ में आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलते हैं। अब चलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स पे। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। इसको अगेन हम रिलेट करेंगे ड्रोन से। मान लीजिए ड्रोन, लेट अस अज्यूम ड्रोन, आप नए नए प्यार में पढ़े, लेट अस अज्यूम, आप तो बहुत पुराने पढ़े हुए हो, लेकिन हम मान लेते हैं आप नए नए प्यार में पढ़े हो, तो आपकी एक अच्छी सी बंदी है, सुंदर सी बंदी है, और इस बात का खुलासा आपके मम्मी पापा को पता चल चुका है कि हमारा बेटा पढ़ चुका है, ये हाथ से निकल गया। तो आपके मम्मी पापा ने आपकी 12th को मद्देनजर रखते हुए क्या किया कि आपका फोन ले लिया, आपका सारा इंटरनेट ले लिया, आपको एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाजा है, और आपको खाना भी नीचे ऐसे बस एक बार दे देते हैं खाने के लिए, और कह दिए ना तू बाहर जाएगा, ना तेरे पास कोई आएगा, ना तेरा कोई दोस्त होगा, ना कुछ होएगा। तो
फोन नहीं, इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं है आपके पास, कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो मेरा सवाल आपसे, क्या आपका प्यार पनप पाएगा? अब ये मत बोलना कि हाँ सर हम तो वो है जो दिल से बात कर लेंगे, दिल से टेलीपैथी हो जाएगी, मैं तूने जो ना कहा वो मैं सुनता रहा। ये सब चीजें असली जिंदगी में नहीं होती, ये सब ये सिर्फ ये कैटरीना कैफ वही कर सकते, नील नितिन मुकेश, हम लोग नहीं कर सकते। तो प्लीज मेरे को एक बात बताइए, क्या आपका प्यार पनप पाएगा कि वो आपके मम्मी पापा की वो क्या कहते हैं उस पर शहीद हो जाएगा? बताइए, सच सच बताइएगा, खत्म हो जाएगा ना? तो यही यही सच है, बिल्कुल सच है। तो आपका प्यार शहीद हो जाएगा, लेकिन ऐसा होएगा नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम आपका प्यार ऐसे नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कंपनी भी आपके साथ ये करे, प्यार नहीं कम्युनिकेशन को लेके, कि जैसे आप एंटर करते हो आपका फोन रख लेते हैं, आप सबको छोटे 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 क्यूबिकल दे रखे, कोई किसी से बात नहीं कर सकता, ना कोई लंच टाइम मीटिंग होती, मतलब लंच ब्रेक होती है, वहीं खाना खा लो 1 बजे, कोई मीटिंग नहीं है, कोई पर्सनल मीटिंग्स नहीं है, तो क्या कम्युनिकेशन हो पाएगी? नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज मैंने करवाया है, पॉइंट टिक करिए, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। अगर आपकी कंपनी फैसिलिटीज ही ना दे ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए, तो वो आप कम्युनिकेशन आप नहीं कर, समझ में आ गया? अब मैं बताता हूँ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इसको मैं अपनी निजी प्राइवेट पर्सनल मैरिड लाइफ से लिंक करता हूँ। देखो बच्चों, पता नहीं मेरी बीवी को ऐसा क्यों लगता है कि मैं बड़ा कैसनोवा टाइप। हाँ 2016 में, ठीक है, 2016 में जब मेरी नई शादी हुई थी तो बाल भी बहुत पूरे थे और मैं पतला भी बहुत ज्यादा था, और मैं बहुत ज्यादा अच्छा अपना रहता था, खुशी खुशी रहता था, चेहरे पे एक स्पार्क था, चार्म था। तो आप देख भी सकते हैं फोटोज जाके। अब वो नहीं है, पता ही है। तो अब लेकिन बीवी को तो शक है ना, बीवी को तो लगता है ना कि बेटा ये तो भैया बंदियों से घूमता रहता है। तो अगर मेरी बीवी का फोन आ जाता है कभी और मेरा फोन बिजी होता है, तो मेरी खैर नहीं। मैं घर आ जाऊं तो वो पूरी इंटेरोगेशन हो जाती है, एफबीआई वाली, किससे बात कर रहे थे, कितनी देर बात कर रहे थे, कहाँ थे, मेरा फोन कैसे काट दिया, मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैसे हो गया? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी मतलब बीवी की वो करो, मैं उसका बता रहा हूँ कितना प्यार करती है, ठीक है? तो आप ये मत समझना कि ये अपनी बीवी की बुराई करे, बहुत प्यार करती है मेरी बीवी। अब क्या होता है कि उस इंटेरोगेशन से बचने के लिए मैंने अब एक नया तरीका इजाद किया, मतलब निकाल लिया। वो क्या है कि मेरा फोन कभी बिजी जाएगा ही। अगर मेरे फोन पे ऑफिस का भी कोई फोन आ जाता है और मैं घर के बाहर हूँ, लेट अस अज्यूम मैं घर के बाहर हूँ और ऑफिस का भी कोई फोन आ जाता है, तो मैं फोन उठाता हूँ, मैं फोन कट करता हूँ और फिर मैं घर आके उसके सामने बात करता हूँ ऑफिस में कॉल करके, क्योंकि जब मेरा फोन में उसका फोन आए तो मेरा फोन बिजी नहीं जाना चाहिए। मैं सबसे पहला आदमी हूँ, मैं कभी किसी कोई काम धंधा नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बीवी के लिए अवेलेबल हूँ, ये मैंने उसको अब ये प्रूव कर दिया। तो क्या होता है, कम्युनिक ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है कम्युनिकेशन को लेके, कि ये बोला गया है कि अगर आप बात करते हुए पकड़े गए तो आपको वार्निंग दी जाएगी, दूसरी बार पकड़े गए तो वार्निंग दी जाएगी, और तीसरी बार आपको सैलरी कट कर दी जाएगी। तो अगर इतनी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो कहीं ना कहीं उससे ऑफिशियल वर्क भी इफेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप मेरी कंपनी में काम करते हो, मैंने आपको ही बोल दिया कि बहुत स्ट्रिक्ट हमारी कम्युनिकेशन को लेकर रूल्स है, तो आपके मन में क्या आएगा कि यार काम की बात करने से भी आप डरोगे, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि मैं तो काम की बात कर रहा था और ये बंदे ने मेरे को पकड़ लिया, पता चले मैंने क्यों बंद किया कि मैं तो ऑफिस का बात कर रहा था, पता चले घर जाके बोले तुम आज ऑफिस वाली के साथ भी शुरू हो गए क्या, मतलब कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास। तो कहने का मतलब ये है कि काम की बातों पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आ जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, जब आप बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना देते हैं तो हमारे एम्प्लॉइज डू नॉट फील वेरी सेफ इन कम्युनिकेटिंग, और हो सकता है उससे कहीं ना कहीं ऑफिशियल फॉर्मल कम्युनिकेशन इफेक्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, सेम है बिल्कुल, इसलिए मैं जान ही रहा, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज बिल्कुल सेम है, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है वैसे ही पॉलिसीज है। अगर पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, सॉरी कम्युनिकेशन को लेके, तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती फ्री। आगे चलते हैं, बात करते हैं स्टेटस की। स्टेटस का क्या मतलब है? मान लो एक बॉस है, मैं वो बॉस ना बहुत ज्यादा अपने स्टेटस कॉन्शियस है, मैं बॉस हूँ, तुम एम्प्लॉइज हो, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, ये हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम ये हो, तुम वो। तो मेरा सवाल तुमसे, क्या तुम अपने थॉट्स उसके सामने रख पाओगे, कभी फ्रीली रख पाओगे? घर पे पापा बोलते मैं बाप हूँ, मैं बाप हूँ, तू तो मेरी औलाद है, ठीक है बाप हो भैया, बाप हो, ठीक है, लेकिन क्या हम खुशी, अब क्या आप उसको कभी दोस्त बना पाओगे? कहते हैं ना पापा को दोस्त बनना चाहिए बच्चों का, बेटे का, तभी वरना बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। ड्रोन समझ रहा है? तो ड्रोन, क्या तू अपने पापा को कभी दोस्त की नजरों से देख पाएगा? क्या तू जाके उनको बता पाएगा कि पापा मैंने आपके लिए बहू चुन ली है? नहीं बता पाएगा ना, वो तो फिर उनको कहीं बाहर से ही पता चलेगा, क्योंकि पापा ने कभी वो एटमॉस्फेयर ही नहीं दिया। और पापा एक दिन बैठे रात को 8 बज गए, अभी आ जाए पापा और क्लास को बंद करे, सर आप जाओ मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा मैन टू मैन टॉक करना चाहता हूँ, एक बॉटल खोली तेरे लिए भी, एक छोटा पौवा तू लगा, एक छोटा पौवा मैं लगाते हैं, और मंगवा रहे हैं मूंगफली, जा मूंगफली लेके आ बाहर नौकर से।
फिर बात होगी तो तुम सब कुछ खोल दोगे, पापा मैं 4-5 साल से इस बंदी के साथ हूँ और मैं बस 12वीं क्रॉस करते ही इसको घर ले आऊंगा, तो फिर वहां पे बात बोल पाओगे क्योंकि आपको एटमॉस्फेयर मिला। तो स्टेटस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर स्टेटस कॉन्शियस बॉस होगा तो उसके एम्प्लॉइज कभी उससे फ्रीली अपनी बातें नहीं करते। आगे चलते हैं, लास्ट है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये कहाँ भाग गया, ये बॉटल लेना चला गया, मेरे को लग रहा है भाई अभी आजा, तेरे पापा इतने ओपन माइंडेड नहीं है, तू क्लास में वापस आ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बच्चों कभी आप लोगों ने घर में किचन में काम किया है? कभी अगर आपने किचन में काम किया हो और कभी आपने कुछ छाना हो, जैसे कभी आपने चाय के लिए दूध छाना हो या कुछ भी, एक बात बताओ, जब आप दूध छानते हो सीव में, छलनी में, तो कुछ थोड़ा बहुत वो छलनी में रह जाता है। ठीक है, अगर आप छने हुए दूध को ही फिर छानोगे, फिर से छने हुए दूध को छानोगे ना, फिर वो कम हो जाएगा, फिर वो कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम होती रहेगी उसकी, और हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत जो छलनी में लगा तो वो भी आ जाए। कहने का मतलब क्या है, मेरे को एक कम्युनिकेशन पहुंचानी है एक दूसरे बंदे तक, और बीच में ना बहुत बड़ा नेटवर्क है। मतलब मैं किसी को बोलूंगा, फिर वो किसी को बोलेगा, 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 फिर किसी को बोलेगा, फिर किसी को बोलेगा, फिर जाके वहां पहुंचेगी। किसी के मन में किसी के लिए कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको क्या, मैं आपसे सवाल पूछा हूँ, क्या आपको लगता है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल वैसी ही पहुंचेगी जैसे मैंने यहाँ से बोली? नहीं। जितनी बार वो लोगों के मुंह से निकलेगी, हर बार उसकी अपनी ही एक वर्जन क्रिएट हो। मैंने आपको बोला, आपने उसमें कुछ अपना प्लस माइनस किया, फिर आगे बोला उसमें कुछ प्लस माइनस हुआ, फिर आगे बोला उसमें कुछ प्लस माइनस हुआ, फिर प्लस माइनस, मतलब जो कोई चाहता नहीं था खराब करना, बट ऑटोमेटिकली इट विल टर्न इनटू समथिंग व्हिच इट वाज नॉट इंटेंडेड। तो कभी कभी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इतना लंबा होता है, इसकी स्केलर चेन बहुत लंबी होती है, तब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो वो है कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव। तो बच्चों मेरे को बताइए, आपको पांचों समझ में आ गए? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? आगे चलते हैं, अब आते हैं पर्सनल बैरियर्स। अब मैं इसका पहला समझाता हूँ, फियर ऑफ चैलेंज टू। तो क्या हुआ बच्चों, आपकी मैम ने जूम पे आपको एक टॉपिक समझाया, ठीक है, और क्लास खत्म हो गई, और बाद में क्या हुआ, मैम को रियलाइज हुआ कि यार ये क्या गलती हो गई मेरे से, अब तो मैंने बच्चों को गलत पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट तो मैंने गलत समझा। अब मैम को लग रहा है कि अगर मैंने क्लास में कन्फेस कर लिया कल कि मैंने बच्चों गलत पढ़ा दिया था आपको, तो मेरा बच्चे मेरी मतलब मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। क्योंकि पता चले ड्रोन की क्लास में बोला, ड्रोन को मैम ने ड्रोन के सामने बोला, तो अगली बार जब मैम कॉन्सेप्ट सिखाएगी तो ड्रोन क्या पूछेगा, आज पढ़ के आइए, पहले ये बता दे, आज तो पढ़ के आइए, रिवाइज करके आइए अपना कॉन्सेप्ट, कि कल की तरह आज भी हमारे को भी गलती पढ़ा रही है, तो धज्जियां उड़ जाएगी। तो ऐसा है, क्यों मानूं मैं गलती अपनी कि मैंने गलत पढ़ाया तुम्हें, मैंने जो पढ़ाया आज से तुम्हारे लिए वो ही सही सच, और तुम तो कहीं ना कहीं बाहर पढ़ ही लोगे, तो इसलिए काम क्या होता है बच्चों, कभी कभी हम ऐसी कम्युनिकेशन, मतलब एक बात बताओ, अब ये तो मैम की सोच है ना कि बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, उल्टा भी तो हो सकता था कि अगर बच्चों के सामने मैम कन्फेस कर लेती कि मैंने तुम्हें गलत पढ़ा दिया, तो हो सकता था बच्चों की मन में उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती कि इतने बच्चों के बीच में मैम ने अपनी गलती मान ली। अब ये तो मैम की सोच थी जिन्होंने उनको मजबूर किया एक कम्युनिकेशन करने से जो नहीं हुई। क्या मतलब, उनको बोलना चाहिए था बच्चों कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई वो मेरे से गलत हो गई है, तो प्लीज उसको करेक्ट कर दो, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बोली क्योंकि शी वॉज फियरिंग, मतलब उनको फियर था कि मेरी अथॉरिटी पे लोग सवाल उठाएंगे, बच्चे बोलेंगे कौन से इंस्टीट्यूट से तूने बीएड की थी, कुछ आता जाता है, पहले जाके राहुल से क्लासेस करके आ, पहले पढ़ के आ, थोड़ा ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उनकी इज्जत पे आ सकती है बात, तो उन्होंने वो कम्युनिकेशन की नहीं। समझ में आ गया? अब जैसे मैंने कहा कि मैम ने आपको गलत पढ़ा दिया, लेकिन आपको तो पता है आपको गलत पढ़ा दिया गया है, क्योंकि आप तो एक अच्छे टीचर से पढ़ते हो ना, आप पढ़ भी रहे हो अभी इसी वक्त, तो कहने का मतलब है क्योंकि आपको तो पता है कि आपको गलत पढ़ा दिया, तो क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता कि आप मैम को बोलो कि मैम आपने गलत करा दिया, अब आप और बैचेस में गलत ना बोलो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा गलत बताया। अब आपको क्या डर था, ये आपको बोलना चाहिए था मैम को, फोन करके पर्सनली या मैसेज करके, आपको क्या डर था कि अगर मैं ये बात बोलूंगा मैम को या बोलूंगी, तो हो सकता है वो मेरे मार्क्स काट दे प्रोजेक्ट में, या वो मेरे को कुछ कहीं ना कहीं मेरे को प्री बोर्ड्स में पास नहीं, कुछ भी आपके मन में एक वजह हो सकती है। अगेन ये आपकी सोच है, उल्टा भी हो सकता था, अगर मैम को आपने उनकी गलती रियलाइज करा दी और बड़ी हम्बल तरीके से करा दी, ये नहीं जैसे मैं बोल रहा हूँ पढ़ के आइए आज पढ़ ले, ऐसे नहीं, अगर आपने उनको हम्बल तरीके से उनकी गलती रियलाइज करा दी, तो हो सकता है मैम आपको अप्रिशिएट करे और मैम आपके और मतलब आपको और बहुत प्रेज करे। तो कहने का मतलब क्या है, कभी कभी हम इसलिए भी कम्युनिकेट नहीं करते बिकॉज हमें लगता है कि
दे आर नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट। तो दूसरा कौन सा हो गया, अनविलिंग टू कम्युनिकेट। तो बच्चों जहां पे फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी है उसके ब्रैकेट में लिखिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सुपीरियर। सुपीरियर क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहा, क्योंकि उसको डर है कि उसकी अथॉरिटी पे मजाक बन जाएगा। और जो दूसरा है अनविलिंग टू कम्युनिकेट, वहां लिखिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सबऑर्डिनेट, कि उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब उसकी उस पे आ जाएगा, मतलब उसकी पोजीशन पे आ जाएगा, हो सकता है कंपनी से उसको निकाल दिया जाए या कुछ। ओके, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ तीसरा। अब जैसे बच्चों ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड ऑन द फाइनल ऑफ दिस बैच, आपका बैच अगले 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के सब कुछ। तो मैंने ऐसे जनरली मैं आप लोगों से पूछा, जैसे मान लो मैं पूछता हूँ, किससे पूछूं, सिया से पूछता हूँ। सिया से मैं पूछता हूँ कि सिया वैसे तो आप ऑब्वियसली आपको तो अच्छा लगा मेरे से पढ़ के, लेकिन हो सकता है मैं परफेक्ट तो नहीं हूं ना, तो बताइए मैं क्या और अपने में करूं कि अगले साल के बच्चों को और मजा आए और मेरे और बिजनेस बढ़े। तो मैंने सिया से पूछा, तो सिया ने मुझे क्या बोला, मुझे क्या मिलेगा ये बता के तुझको, है मुझे क्या मिलेगा, मैंने तो देखो पूरी फीस दे दी, मुझे क्या फायदा तेरा बिजनेस बढ़ जाए। तो मैंने ये बात किसी और से पूछी, तो कहने का मतलब क्या है, व्हाट डू आई लुकिंग फॉर, कि मैं कम्युनिकेट क्यों करूं जब मुझे कोई इंसेंटिव ही नहीं मिलना। तो कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयज को लगता है कि मैं एक सजेशन क्यों दूं जब मुझे कोई इंसेंटिव नहीं मिलना। तो कभी कभी लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव भी बहुत ज्यादा आपको कम्युनिकेशन को वीक कर सकते हैं। मैं अगर ऐसे बोलूं ना कि जो बच्चा अच्छे सजेशन देगा मेरे को मेरा बीएसटी और इम्प्रूव करने के लिए, तो मैं उसको कोई रिवॉर्ड दूंगा या कोई भी छोटी चीज जो भी हो सकता है, बड़ी चीज तो हो सकता है, अच्छे सजेशंस भी आए। तो लेकिन अब अभी मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूँ, चलो मैं पूछता हूँ किसी से और किसी से भी पूछता हूँ, चलो आप ही बताओ क्या कर सकता हूँ, मैं ओपनली पूछ रहा हूँ कि वैसे मैं जनरली वैसे भी पूछ रहा हूँ सीरियस नोट पे, क्या मैं करूँ अगले साल कि ये गलती है मेरे, मतलब ये चीज आप देखना चाहते हो कि सर ये चीज आप अच्छी कर, है कोई वैसे सजेशन? आई नो मतलब अच्छा पढ़ा देता हूँ मैं, लेकिन तब भी एक चीज अगर आप बोलना चाहो, है कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है कि सर मेरे को चेंज करनी चाहिए? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। वाह बहुत बढ़िया, ये तो आपका सौभाग्य है कि आप इतने अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो। चलो एनीवे, तो कहने का मतलब क्या है कि लैक ऑफ इंसेंटिव। एंड लास्ट पॉइंट जो हम करने जा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि सुपीरियर का अपने सबऑर्डिनेट्स पे भरोसा नहीं होता। तो अगर मेरे को आपके ऊपर भरोसा ही नहीं है तो ऑब्वियसली मैं आपसे किसी भी चीज के लिए कम्युनिकेट करना, मैं आपसे सजेशंस मांगना, मैं आपसे कम्युनिकेट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं महसूस करूंगा, मैं आपसे कम्युनिकेट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। समझ में आ गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट। अब बच्चों एक तो भूमिका का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मेरा भी था कि मेरे को जैसे भूमिका को एक पॉइंट लगा कि सर ये वाला जो था आपका, शायद कौन सा था आपका, जो आप कह रहे थे कि सर ये पर्सनल में होना चाहिए भूमिका। सर वैल्यू वाला जो पॉइंट था कि ये सिंपल से डिफरेंट मीनिंग आपका था कि इसको पर्सनल में होना चाहिए। और जैसे मैंने भी कहा कि ये लॉस बाय ट्रांसमिशन जो साइकोलॉजिकल में है उसको ऑर्गेनाइजेशनल में होना चाहिए, और मेरे हिसाब से जो डिस्ट्रस्ट है विश्वास वाला वो भी पर्सनल में होना चाहिए। तो बच्चों इसका मैं एक ही आंसर दूंगा, बिल्कुल मेरे को खुद लग रहा है कि इसकी प्लेसमेंट डिस्ट्रस्ट की गलत है, एक दो की गलत है, लेकिन जो जहां है उसको नहीं याद। अब आप ये नहीं पूछ सकते कि ये बीमारी ये इसकी क्यों है, क्यों इसकी, तो इसकी होनी चाहिए नहीं, जो जहां है उसको वहीं याद करना है। मेरे को खुद लग रहा है कि डिस्ट्रस्ट इज नॉट अ साइकोलॉजिकल बैरियर, इट शुड बी अ पर्सनल बैरियर। मुझे खुद लग रहा है, मुझे लग रहा है लॉस बाय ट्रांसमिशन इज नॉट अ साइकोलॉजिकल बैरियर, इट शुड बी अ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो आई पर्सनली बिलीव कि कुछ बैरियर्स की प्लेसमेंट गलत है, बट हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो आप भी ज्यादा कुछ मत करिए और इसको ऐसे ही याद करिए। अब बच्चों पहले चारों का स्लैंग्स देखते हैं। तो कम टू मतलब सिमेंटिक बैरियर्स के सबके फर्स्ट लेटर को आप मार्क कर दीजिए। सर हाँ जी, ऐसे तो जो प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन है वो भी तो परसेप्शंस पे डिपेंड करती है। वो भी परसेप्शन में, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से वो भी गलत है, उसको भी पर्सनल में आना चाहिए, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ आप इसको प्लीज चेंज मत करिए, जो जहां है उसको वहीं, ठीक है। आइए, अब आइए सबसे पहले आप अपने सिमेंटिक के जितने भी है सबका फर्स्ट अल्फाबेट को अंडरलाइन कर दीजिए, और सिमेंटिक का देखिए कितना सुंदर स्लैंग बना है, बीएसटी। मैं बीएसटी से रिलेटेड हूं तो बीएसटी के बारे में बात करते हैं, इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है। तो बी से क्या हो गया, बॉडी लैंग्वेज, बैडली एक्सप्रेस में एस से सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, टी से टेक्निकल जाएगा, सॉरी, बी से बॉडी लैंग्वेज, एफ से क्वालिटी ट्रांसलेशन और यू से अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। अब आ जाइए साइकोलॉजिकल में। बेटा ऐसा मेरे को मतलब ऐसा मेरे बारे में कुछ सोचना मत, लेकिन लियोन लव्स दीपिका पादुकोण, ठीक है। इन लोगों का कुछ पता नहीं होता कौन किसके साथ कहां चले कुछ। चलो लियोन लव दीपिका पादुकोण। चल आगे चलते हैं।
जो आपका तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ना आपको एक चेंज करना पड़ेगा। सबके फर्स्ट लेटर ही है, बस पहला जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए और उसको पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कर दीजिए। पहले वाले को पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कर दीजिए। बस एक ही बोलने का एक ही तरीका है, बस मेरे को ना स्लैंग बन नहीं पा रहा था। और सबका अब इसका पी हो जाएगा और उसके बाद आर है, एस है, सी है और ओ है। सबका फर्स्ट लेटर मार्क करके ये बन गया क्रॉप्स। बड़ा ही सिंपल। एंड लास्ट वाले पे अगर हम आ जाते हैं तो इसका है बड़ा ही सिंपल, फुल, FUL। ठीक है बच्चों। अब हम इसको ना बच्चों मैं रीड नहीं करवा रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन। दो रीजन है, एक तो कि बहुत डिटेल में डिस्कस किए, आप इसको रीड खुद कर ही लेंगे, और एक छोटा टॉपिक हमारा अभी और बचा हुआ है डायरेक्टिंग का, तो अभी मैं इसको एक और क्लास नहीं लगा सकता। 5 मिनट लगा के वो टॉपिक खत्म करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। पहले तो बताइए सारे समझ में आ गए? एक मिनट के लिए वीडियोस ऑन कर लीजिए बच्चे, सारे धीरे धीरे बंद करके। पहले बताइए सारे समझ में आ गए? आप लोगों का क्या होमवर्क रहेगा? अभी क्लास है 10 मिनट की, रुक जाओ। आपका होमवर्क ये रहेगा बच्चों कि आज ही आप इस टॉपिक को रीड करोगे और अपने एग्जाम्पल्स लिख लोगे अपनी भाषा में, अपनी राइटिंग में, अपनी लैंग्वेज में अपने सारे एग्जाम्पल्स लिख लोगे जो मैंने अभी बोले। उससे क्या फायदा मिलेगा कि आज से 2 महीने बाद, मई में एग्जाम है, अगर आप उस टाइम रिवाइज करोगे ना, तो जब आप एग्जाम्पल्स रिवाइज लिखे होते हैं ना, तो आपको क्लास पूरी की पूरी याद आ जाएगी। ठीक है। और आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ हेडिंग, सबकी हेडिंग, टोटल 19 हेडिंग्स है, 3 बार लिख के भेजो। ये होमवर्क है, सिर्फ हेडिंग। ठीक है। आइए लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद मैं आपको कल एक बात भी बताऊंगा कि कल आप अपने बुक भी कलेक्ट कर सकते हैं। कल आप अपने इंस्टीट्यूट से कल 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद आप बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने फ्रेंड्स को भी दो। मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस बुक इज फ्री ऑफ चार्ज। आप अपने फ्रेंड्स के लिए भी लीजिए, अगर आपके कोई दोस्त है, खास दोस्त है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कोई चार्ज किसी को नहीं दे। ओके बच्चों, चलिए आइए जल्दी से, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। और उसके बाद क्रैश कोर्स के बच्चे रुकेंगे, क्योंकि जो चीज आप भूल गए हो, मैंने बोला टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ओके आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सब सीधा इसी पेज पे आ जाइए, 7.2 पे, थोड़ा टाइम कम है इसलिए। सबसे पहला पॉइंट तो इनिशिएट एक्शन, ये तो हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि डायरेक्टिंग ही वो फंक्शन है जो क्या करता है, सारे उसको काम को एक्चुअली में शुरू कराते हैं। कोई बच्चा भी लीव नहीं करेगा क्लास, जहां पे और सारे फंक्शन, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, वो सिर्फ एक बेस सेटअप करते हैं। यही वो फंक्शन है जो एक्चुअली में काम को इनिशिएट करता है बाय सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो इस पॉइंट का जो डिटेल है उसको आप कट भी कर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो कॉपी फ्रॉम द फीचर्स, क्योंकि सेम पॉइंट फीचर्स में पिछले पेज पे है। अगर आप देखो तो वाई टू रिमेंबर 2 डिफरेंट थिंग्स फॉर द सेम पॉइंट, कोई भी एक याद कर लीजिए, पीछे वाला याद कर लीजिए और यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि इसका कंटेंट कम अच्छा है, उसका ज्यादा अच्छा। आगे चलते हैं बच्चों, ये मैं बहुत अच्छे पॉइंट से समझाऊंगा, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। आप में से कितने बच्चों ने उस टाइम तो नहीं देखी होगी मूवी, क्योंकि उस टाइम तो आप 4-5 साल के रहे होगे, लेकिन हाँ ये मूवी देखी है, चक दे इंडिया। देखिए ऑलमोस्ट सबने देखी ली होगी, रोज ही आती रहती है टीवी पे भी और वैसे भी। तो इस मूवी में एक, अगर आपको थोड़ा सा पता हो, याद हो, या मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि उस मूवी में क्या था कि 2 लड़कियां थी जो आपस में बड़े उनका वो चलता रहता था, जिसपे एक तो वो चौटाला थी, है ना, और एक थी वो थी प्रीति सब्बरवाल। काफी लड़कों ने प्रीति सब्बरवाल के लिए वो मूवी को स्पेशली देखा होगा, लेकिन एनीवेज वो जो 2 थे उनका आपस में ही कंपटीशन चलता रहता था, आपस में वो दोनों एक दूसरे को बॉल पास नहीं करते थे, अगर आपको याद हो। इसी बात पे उनके जो कोच था शाहरुख खान ने उनकी लड़ाई भी कराई थी, उनको बोला था आप मेरे को गार्डन में मिलो, और उनको बोला था कि आप दोनों का आपस में अपना गेम चल रहा है वो चलने दो, लेकिन ये इस वजह से अगर हमारी टीम सफर करती है तो वो मैं होने नहीं दूंगा। तो क्या होता है, कभी कभी जब आप एक टीम में होते हो ना, तो मैन ऑफ द मैच बनने के लिए या मैन ऑफ द सीरीज बनने के लिए कुछ होता है, कभी कभी आप अपनी चीजें ऊपर रखने के बारे में सोचते हो, लेकिन एक टीम मेंबर वो ही है जो अपने पर्सनल अचीवमेंट को सैक्रिफाइस कर सकता है सिर्फ एक टीम की जीत के लिए। बहुत बार धोनी ने या बड़े अच्छे टीम मेंबर्स ने अपने आप को आउट करवाया है, या अपने आप को मतलब वो पोजीशन पे नहीं भेजा जिस पे वो भेज सकते थे, क्योंकि टीम में उनकी जरूरत पीछे थी या उनकी जरूरत नहीं थी। तो कहने का मतलब क्या है, ये चीज एक अच्छा कैप्टन, एक अच्छा मैनेजर, जिस पर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, एक अच्छी लीडरशिप स्किल्स, एक अच्छी मोटिवेशन स्किल्स है, वो ही अपने एम्प्लॉयज में इनकलकेट कर सकता है। किसी भी चीज को जीतने के लिए इंडिविजुअल एफर्ट्स भी जरूरी है और उसके साथ साथ ग्रुप एफर्ट्स भी जरूरी है। अगर इंडिविजुअल एफर्ट्स है, क्या सिर्फ ये उसी मूवी में
क्या सिर्फ एक बंदी पूरा मैच जितवा सकती थी? कभी भी नहीं। इट इज ऑलवेज अ ग्रुप। तो आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी गोल सिर्फ एक बंदा नहीं जीत सकता। हाँ, एक बंदा अपने काम करके अच्छा अपना वो अचीव बढ़ा सकता है, अपनी सैलरी बढ़ा सकता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी कहीं ना कहीं सफर करेगी। तो एक एम्प्लॉय को, एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज में ये इनकलकेट करना है कि किसी भी चीज को जीतने के लिए ग्रुप एफर्ट भी जरूरी है और इंडिविजुअल एफर्ट भी जरूरी है, जैसे शाहरुख खान ने उस मूवी में किया। आगे चलते हैं। गाइड्स एम्प्लॉयज, बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि एक अच्छा मैनेजर जिसके पास एक अच्छी क्वालिटीज है लीडरशिप मोटिवेशन की, वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकता है टू अनलीश देयर ट्रू पोटेंशियल। अगर उसी मूवी की बात करें तो उस मूवी में उसने सबको बताया था कि तुम लोगों की क्या मतलब क्या बेस्ट वो है पोजीशन होनी चाहिए गेम में, तुम कहां से खेलोगे तो बेस्ट आप अपना वो अपने उसको अपने कैलिबर को जान सकते हो। जो तुम खेलते थे वो अच्छी बात है, लेकिन उसने देखा कि ये जो प्लेयर है इसका ये बेस्ट गेम है, इसको ये खेलना चाहिए, ना कि ये जो ये खेलती आई है। तो कहने का मतलब क्या है, एक मैनेजर जिसके पास एक अच्छी लीडरशिप स्किल्स, अच्छी मोटिवेशन, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो अपने एम्प्लॉयज के ट्रू पोटेंशियल को जान सकता है, उनको आइडेंटिफाई कर सकता है और उनको रियलाइज करा सकता है कि तुम अपने ट्रू पोटेंशियल को कैसे क्या क्या क्या, क्या कहते हैं उसको अनलीश करोगे, हार्नेस करोगे, कैसे उसका फायदा उठाओगे। आगे चलते हैं बच्चों। फैसिलिटेट चेंजेस, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अगेन मैं इसको पिछले साल से रिलेट करता हूँ। आप सबको पता था कि 2020 में कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत अच्छा नहीं था, कोविड ही हुआ था। देखिए कोविड की वजह से क्या हुआ था, एक लॉकडाउन हुआ था, आप सबको पता होगा। बच्चों आज मैं ऐसे ही किसी कहीं बैठा हुआ था, तो मैं एक डिस्कशन हो रही थी वहां पे कोविड को कैसे इंडिया ने टैकल किया, तो मैंने भी थोड़ा उस पर अपना इनपुट दिया। मैं मैं वैसे किसी गवर्नमेंट को नहीं सपोर्ट करता, ना मैं बीजेपी, ना मैं कांग्रेस, ना मैं आप, लेकिन अगर आप सच्ची में थोड़ी डिटेल में जाओ तो हमारे भारत देश ने इस कोविड को बहुत ही अच्छे से टैकल किया है। एक ऐसी देश में जहां 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और जहां पे इतने इलिटरेसी है, वहां पे कोविड बहुत गंदा एक स्टेज पे पहुंच सकता था। लेकिन आज आप देखिए दिल्ली में की बात करें तो ऑलमोस्ट डेथ्स नेग्लिजिबल हो गई है, एक आध हो रही है, और केसेस भी विद इन 1500, मतलब बहुत ही कम, 150 चल रहे हैं, 100, 150, 200, 150 ऐसे केसेस चल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो इनिशियल डिसीजन लिया कि लॉकडाउन हो जाएगा, आपको याद हो अगर जब लॉकडाउन अनाउंस किया था कितना क्रिटिसिज्म मिला था, नहीं हम खत्म हो जाएंगे, कैसे नहीं निकलेंगे देश अपने अपने घरों से बाहर। लेकिन उसने समझाया, वो टाइम टू टाइम मोदी साहब आए और उन्होंने स्पीच दी कि ये आप ही लोगों के लिए हो रहा है, ये चेंज है, ये आप ही लोगों के लिए है। कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को बोला कि वर्क फ्रॉम होम इज द नीड ऑफ द आवर, आपकी नौकरी बच रही है, वही बहुत बड़ी बात है। तो चेंज क्या होता है बच्चों, कोई पर्सन चेंज नहीं चाहता, लेकिन चेंज के बिना सर्वाइवल भी, अगर हम वो चेंज नहीं करते आज, और जो लॉकडाउन इनिशियल अप्रैल और मार्च में हुआ था, अगर वो लॉकडाउन नहीं होता तो आज हमारा देश ऑलमोस्ट स्वीप आउट हो चुका था जैसे ये बड़ी कंट्रीज हुई है। तो कहने का मतलब क्या है, चेंज तो कोई नहीं चाहता, लेकिन अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना कि वो उस चेंज को एम्ब्रेस करे, वो उस चेंज को मतलब विद ओपन हैंड से उसको एक्सेप्ट करे, वो एक मैनेजर की ही क्वालिटी है, एक लीडर की ही क्वालिटी है कि वो किस किस तरीके से अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है। आगे चलते हैं बेटा। जब जैसे कहते हैं ना घर में दो बर्तन होते हैं तो आपस में टकराएगी, तो शो जहां एक से ज्यादा एम्प्लॉय है वहां उनके बीच में मन मुटाव होना बहुत ही कॉमन चीज है। अगेन रोल आता है मैनेजर का, लीडर का, मोटिवेटर का, कम्युनिकेटर का, कि वो कैसे उन लोगों के डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करता है। अगेन मैं उसी एग्जांपल पे जाता हूँ चक दे इंडिया का, कि शाहरुख खान ने अपने टीम मेंबर्स के बीच में किस तरीके से झगड़ों को सॉर्ट आउट करता था, किस तरीके से बोल बोल के वो उनको मतलब ये रियलाइज कराता था कि बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टेबिलिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे बैलेंस या स्टेबिलिटी खराब होगी, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो पूरी की पूरी टीम या फिर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। एंड लास्टली ऑब्वियसली विद ग्रेट मोटिवेशनल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, एबिलिटीज, कम्युनिकेशन एबिलिटीज, जो हमारे मैनेजर्स है वो अपने एम्प्लॉइज के एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ऑब्वियसली इसकी भी डिटेल में हम नहीं जा रहे, आप एक बार रीड कर लीजिएगा इसको जल्दी से, बस एक बार स्लैंग लिख लीजिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा स्लैंग मैंने बनाया है। सबके फर्स्ट लेटर्स को अंडरलाइन करिए, जाना मत 1 मिनट 2 मिनट के लिए, बस उसके बाद एक दो बातें करनी है, सब बच्चे रुक जाना एक बार। इसका बहुत ही अच्छा स्लैंग है। सबके फर्स्ट लेटर को मार्क करिए, सर गर्लफ्रेंड, अब नहीं रही, पहले का बना हुआ है कोई, इज इंटेलिजेंट एंड इम्प्रेसिव। कोई नहीं बच्चों, अब ठीक है, अब आप सोच के हंसी लोगे
कि क्या बेटा अपने बारे में बोलता रहता है, शक्ल देखी है इसने, चलो कोई एनीवेज ठीक है बच्चों। तो इसके साथ आज हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर खत्म होता है। सबसे ज्यादा खुशी मजा आ रहा है ड्रोन को। चलिए अब मेरे को बात करनी है मार्केटिंग के बारे में। बच्चों एक मिनट रुक जाइए, पहले तो उसको बंद कर दीजिए बुक को अपनी। आज का आपका होमवर्क क्या, आपको वो जो हेडिंग्स है वो 3 बार भेजनी है और इसकी भी हेडिंग 2 बार भेजनी है। फिर बोल रहा हूँ उसकी हेडिंग 3 बार, इसकी हेडिंग 2 बार इंपॉर्टेंस की आज ही भेजनी है रात को 10 बजे तक। तो अब बच्चों मेरी बात को सुनिए, मतलब अभी इस पे क्योंकि रेगुलर बैच के बच्चे भी है इसलिए मैं फॉर्मली अनाउंस नहीं करा। देयर आर स्लाइट चांसेस कि इस बार संडे को मैं रेगुलर बैच की क्लास ना लूं। लेकिन अभी बोलना मत, जाके पता चले तुमने जाके चुगली कर दी, अभी मत बोलना। मैं फॉर्मली अनाउंस करूँ, मैसेज भेज दूंगा स्लाइट चांसेस कि मैं ना लूं क्लास, मैं मार्केटिंग की क्लास लूंगा। तो मैंने जैसे पिछली बार भी बोला था कि 3 चैप्टर है जो मैं कराऊंगा, इनफैक्ट 4 चैप्टर है जो मैं कराऊंगा डिटेल में। मार्केटिंग, ओके विश्वास थैंक यू, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, प्रिंसिपल्स, ये 4 चैप्टर मैं फिर से कराऊंगा क्योंकि यही सबसे बड़े चैप्टर्स है और सबसे मुश्किल चैप्टर है। तो सबसे पहले हम मार्केटिंग शुरू करें। तो मैं ये सोच रहा था कि बजाय इसके कि हम रोज सुबह क्लासेस जैसे सोच रहे थे सुबह रख ले, उससे बजाय ये है कि हमारा कोर्स जो एक तरीके से जो क्रैश कोर्स है उसमें भी कोर्स खत्म हो चुका है एक्सेप्ट फॉर प्रिंसिपल्स चैप्टर, है ना। तो क्रैश कोर्स का जो बैच है 7 बजे वाला ट्यूसडे थर्सडे, इसमें शुरू कर लेते हैं और एक दिन और बढ़ा लेंगे, चाहे वो सैटरडे बढ़ा लेंगे चाहे कोई ट्राइस अ वीक रख लेंगे और जल्दी जल्दी अपने 2 हफ्ते में मार्केटिंग, 2 हफ्ते में खत्म करते रहेंगे चैप्टर कि मार्च एंड तक सारे खत्म हो जाए हमारे। तो ये मेरा एक ओपिनियन था। तो मेरा आपसे सजेशन, मतलब मैं आपसे सजेशन मांग रहा हूँ कि क्या सैटरडे मॉर्निंग में, सिर्फ इस सैटरडे मॉर्निंग कोई टाइम ऐसा है जिसमें मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं फर्स्ट क्लास? नहीं कोई टाइम नहीं, ऐना भी नहीं, भूमिका भी नहीं। चलिए कोई नहीं, तो ऐसा करते हैं या तो ट्यूसडे से या इस ऐसा करते हैं, अगर इस संडे मेरी 90% जो मैं कह रहा हूँ रेगुलर बैच का, क्योंकि ना मेरे को एक वर्कशीट बनानी थी, वो मेरी कुछ इनकम्प्लीट रह गई है किसी वजह से। अगर वो बन जाएगी तब तो ठीक है, अगर वो नहीं बनेगी तो संडे 3:30 बजे हम मार्केटिंग शुरू, ठीक है बच्चों। और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे ट्यूसडे थर्सडे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, अभी जाना मत, क्रैश कोर्स वाले जो बच्चे, चलो एक मिनट, क्रैश कोर्स वाले जो बच्चे जिनको प्रिंसिपल चैप्टर अभी हमारा नहीं हुआ, वो मैं डिटेल में क्लास में लाइव क्लास भी कराऊंगा, लेकिन वो थोड़ा लेट होएगा। तो मैं उसके वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स आज आपको भेजूंगा, उसके प्रॉपर लाइव क्लासेस नहीं, वीडियो क्लासेस मैंने वीडियो बना रखे हैं, प्रॉपर वीडियो जो जैसे नेचर के थे, वो लिंक्स मैं आपको भेजूंगा। अराउंड 8 है, वो आप अपने हिसाब से एक एक करके देखते, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब 2 टेस्ट, अच्छा रेगुलर बैच वाले जो बच्चे वो निकल सकते हैं अगर जाना चाहे। आज की क्लास अच्छी लगी हो, मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जो होमवर्क है वो भेजिएगा रेगुलर वाले, ओके बच्चों, बाय बाय। क्रैश कोर्स वाले बच्चे प्रिंसिपल्स आपको की लिंक का, एक मिनट, हाँ जी भूमिका बोलो, एक मिनट, तो वो मैं आपको भेजूंगा लिंक आज। अब उसको आप अपने हिसाब से देखिए एक एक को, ठीक है। लाइव क्लास होगी वो तो आप अटेंड कर ही लेना। अब लास्ट चीज जो मेरे को बतानी है कि एक टेस्ट स्टाफिंग का है और एक टेस्ट डायरेक्टिंग का फाइल अप हो गया। तो पहले बात करते हैं स्टाफिंग के टेस्ट की। स्टाफिंग का टेस्ट है हमारा ऑनलाइन है, इस पर आपको वो गूगल फॉर्म वाला टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट, सॉरी मल्टीपल चॉइस टेस्ट। वो मेरे को बता दीजिए, अब फाइनल डेट बताना जिसमें कोई इफ एंड बट, आप बता दीजिए। क्या हम सैटरडे रख ले? सैटरडे कितने बजे? 2 o'clock, सॉरी, 2 ठीक है सर। ठीक है। तो सैटरडे 2 o'clock रख लेते हैं। एक वो विंडो 2 बजे खुलेगी, एक बार शाम को भी खुलेगी 8 बजे। तो जो बच्चे 2 बजे ना दे पाए वो 8 बजे दे देंगे, ठीक है। चलिए एक तो ये चीज हो गई सैटरडे को। फिर डायरेक्टिंग की क्लास हम ट्यूसडे को डिस्कस कर लेंगे। ऑल ओके? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, चलो ओके बच्चों, बाय बाय।